हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 19 जून और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल रीडिंग डे। और ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑनर करने के लिए द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पीएन पनिक्कर, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला। So Panikkar's contribution to India's literacy movement include establishing the Kerala Association for Non-Formal Education and Development. सो नेशनल रीडिंग डे जो कि 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक प्रकार का ट्रिब्यूट है टू पर्निकर्स विजन, पैशन एंड कमिटमेंट टू प्रमोटिंग रीडिंग एज अ मीन्स ऑफ पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। तो आप ध्यान रखेंगे, नेशनल रीडिंग डे जो है वो मनाया जाता है 19 जून को। शुरू करते हैं अब आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। यहाँ पर ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट 2024 के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड वर्ल्ड बैंक। And second, according to latest report, the number of people without access to electricity increased for the first time in over a decade. And third, the report also states that the share of renewable energy in global electricity consumption increased to 28.2%. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर इनकरेक्ट है। आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, so since its inception in 2018, it has become the global reference for information on progress towards the achievement of Sustainable Development Goal 7 of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. So the aim of SDG 7 is to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. The report is produced annually by the 5 custodian agencies responsible for tracking progress towards the goal. और ये 5 जो एजेंसीज हैं वो हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 एजेंसीज मिलके इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। सो इस रिपोर्ट ने कंफर्म किया है दैट द नंबर ऑफ द पीपल विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ये इंक्रीज हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डेकेड, और ये सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है सब सहारा रीजन में। सो एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 में ये भी कहा गया है दैट द वर्ल्ड रिमेन्स ऑफ कोर्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 फॉर एनर्जी बाय 2030। और ये वार्न किया गया है कि जो करंट एफर्ट्स हैं वो इनफ नहीं है एसडीजी गोल्स 2030 तक, जो इसका टारगेट है कि वहां तक हम इनको अचीव कर लेंगे, इसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो इनफ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्मा गार्जियन एंड सिनायू मैत्री आर द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है धर्म गार्जियन और शिनेयू मैत्री भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, रसिया या फिर नेपाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो धर्मा गार्जियन और शिनायू मैत्री जो है ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और जापान के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अभी हाल ही में इंडिया और जापान के मध्य एक और एक्सरसाइज काफी चर्चा में रही है जिसे हम जिमिक्स कहते हैं।
अर्थात जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज. So this is the 8th edition of GMX since its inception in 2012, and the exercise includes both harbor and sea phase. The harbor phase will comprises professional sports and social interactions. So अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है योकोसुका जापान में. Other exercises between India and Japan, तो उसमें एक एक्सरसाइज तो है मालाबार एक्सरसाइज इन विच इंडिया एंड जापान विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट इन नेवल वॉर गेमिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है मालाबार. इसके अलावा शिनायु मैत्री, ये भारत और जापान के मध्य एयरफोर्स से संबंधित मिलिट्री एक्सरसाइज है, और धर्म गार्जियन जो है वो आर्मी की एक्सरसाइज है. और जिमिक्स आपने देखा, ये दोनों देशों की जो नेवी है वो इस एक्सरसाइज को करती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which bank has received the Risk Manager of the Year Award 2024 by London's Central Banking Publication? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा किस बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है. आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. आप यहां देख सकते हैं RBI has backed the Risk Manager of the Year Award 2024 by London's Central Banking Publication, and RBI has received this award for improving its risk culture and awareness. Executive Director Sri Manoranjan Misra received the award on the behalf of RBI. So RBI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, and it is India's central bank and regulatory body responsible for regulation of the Indian banking system. And it is owned by the Ministry of Finance under Government of India, and it is responsible for the control, issue and maintaining supply of the Indian rupee. It also manages the country's main payment system and works to promote its economic development. सो आपने देखा आरबीआई को मिला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में. बाद में इसको नेशनलाइज किया गया है 1949. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एज पर द यूनाइटेड नेशंस, Which are the top countries for implementing SDG goals? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार SDG लक्ष्यों को लागू करने के लिए शीर्ष देश कौन से हैं. आपके ऑप्शंस हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क या फिर ऑल ऑफ द अबव. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क ये तीनों ही देश ऐसे हैं जो एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में शीर्ष स्थान पर हैं. आप यहाँ देख सकते हैं द यूनाइटेड नेशंस एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट report gives rank to the performance of its 193 member states in implementing SDG goals. So the Sustainable Development Report found that none of the 17 goals were on course to be met by 2030. Most targets have shown limited or a reversal of progress, and political goals like Press Freedom Index have seen a reversal of progress. Finland, Sweden, and Denmark are the top countries for implementing SDG goals. And China has also made faster than average progress. आपने यहाँ पर देखा कि जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है उनमें शामिल है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क.
इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और उनके मार्क्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर भारत के हथियार आयात और निर्यात से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। Second, its arms import has been declining over the years. And third, Russia accounts for more than 50% of India's total arms import. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि भारत का जो हथियारों का आयात और निर्यात है उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया रिमेन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्ट फॉर द 5-year period between 2018 to 2022 and its arm import dropped by 11% between 2013 to 2017 and 2018 to 2022. So Russia was the largest supplier of the arms to India from 2013 to 2022, but its share of total imports fell from 64% to 45%, while France is the second largest supplier. So Russia accounted for 45% of India's imports, followed by France 29% and then US 11%. So इंडिया की बात करें तो इंडिया was the third largest arms supplier to Myanmar after Russia and China, accounting for 14% of its import. और ये रिपोर्ट जारी किया गया है सिपरी के द्वारा, जिसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। वर्तमान समय में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the full form of e-flow in the context of the Jal Shakti Ministry's recently launched monitoring system? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय की हाल ही में शुरू की गई निगरानी प्रणाली के संदर्भ में ई फ्लो का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इन्वायरमेंटल फ्लो, इकोलॉजिकल फ्लो, इको टाउन फ्लो या फिर इको साउंडिंग फ्लो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल फ्लो। आप यहाँ देख सकते हैं, द टर्म ई फ्लो स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल फ्लोज and it refers to the quantity, timing and quality of water flows required to sustain fresh water and estuarine ecosystems. So the Jal Shakti Ministry launched the e-flow monitoring system to monitor river quality in real time, and the system tracks key parameters like inflow, outflow and mandated e-flow across various projects along with the Ganga mainstream. सो आपने देखा कि हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च किया है ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।